हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज है हमारा वीडियो नंबर 14 जिसमें हम हमारे चैप्टर नंबर 5 का पार्ट 2 करने वाले हैं। इससे पहले गाइज हमने पार्ट नंबर 1 में ऑर्गेनाइजिंग का इंट्रोडक्शन, उसकी इंपॉर्टेंस और ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस किया था। अगर पार्ट 1 नहीं देखा तो मेक श्योर कि पहले आप वो ज़रूर देखिए, तभी आपको अच्छे से पार्ट 2 समझ आएगा। तो गाइज हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज जो टॉपिक हम आज करने वाले हैं उससे इंटरलिंक्ड है ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का स्टेप नंबर 2 डिपार्टमेंटलाइजेशन, जो हमने कल किया था। यानी कि गाइस डिपार्टमेंटलाइजेशन में हमने ये पॉइंट देखा था कि डिपार्टमेंट्स क्रिएट किए जा सकते हैं डिफरेंट बेसिस पे, या तो फंक्शंस के बेसिस पे, जो डिफरेंट फंक्शंस एक ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म होते हैं, लाइक फाइनेंस डिपार्टमेंट का फाइनेंस से रिलेटेड, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का प्रोडक्शन से रिलेटेड, या फिर बेसिस ऑफ प्रोडक्ट्स कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स क्रिएट कर दिए जाएं। तो उसी से रिलेटेड है ये हमारा टॉपिक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। इन्हीं से हमारा ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बनाया जाता है। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है? ये एक आउटलाइन है और इट कैन बी डिफाइंड एज अ फ्रेमवर्क विद इन विच मैनेजरियल एंड ऑपरेटिंग टास्क्स आर परफॉर्म्ड। यानी कि जो एक बिजनेस के ऑपरेशंस हैं और जो मैनेजर्स का वर्क है वो परफॉर्म किया जाता है, अच्छे से डिस्क्राइब किया जाता है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, बिकॉज ये एक आउटलाइन है जिसमें ये सभी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं। और इससे क्या पता लगता है हमें? रिलेशनशिप बिटवीन पीपल, वर्क एंड रिसोर्सेज, डिफरेंट एम्प्लॉयज़ का, सुपीरियर सबॉर्डिनेट का, प्लस फाइनेंशियल एंड फिजिकल रिसोर्सेज, इन सब का रिलेशन हमें पता लगता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से। अब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। अगर आप एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर चूज करते हैं तो उसके क्या बेनिफिट्स होंगे? आपका प्रॉफिट इंक्रीज होगा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगी, बिकॉज अच्छे से सभी एक स्ट्रक्चर के अंदर सीक्वेंस वाइज सभी टास्क परफॉर्म हो रहे हैं, सबको अपने रोल की क्लैरिटी है, तो उससे प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा और वेस्टेज भी नहीं होगी रिसोर्सेज की। और उससे क्या होगा कि बेटर कोऑर्डिनेशन होगा और स्मूथ फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन और बेटर कंट्रोल होगा ओवर द ऑपरेशंस। तो ये एक और 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, जिसको हम स्पैन ऑफ सुपरविजन भी कहते हैं। ये क्या होता है गाइज? नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स दैट कैन बी इफेक्टिवली मैनेज्ड बाय अ सुपीरियर। एक सुपीरियर के अंडर जितने भी सबऑर्डिनेट्स होते हैं जो वो इफेक्टिवली मैनेज कर सके, उन्हें कहते हैं स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। तो अब हम देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कितने टाइप्स का होता है। तो गाइज हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है 2 टाइप्स का, जिसमें फर्स्ट आता है हमारा फंक्शनल स्ट्रक्चर और सेकंड आता है हमारा डिविजनल स्ट्रक्चर। फर्स्ट है फंक्शनल स्ट्रक्चर। ये वो टाइप का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है विच इज फॉर्म्ड बाय ग्रुपिंग ऑफ जॉब्स ऑफ सिमिलर नेचर अंडर मेजर फंक्शंस। यानी कि फाइनेंस डिपार्टमेंट में एक डिपार्टमेंट बना के मेजर फंक्शन है जो फाइनेंस का, उससे रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंडर आ जाएंगी। जो प्रोडक्शन से रिलेटेड हैं, जितने भी इनपुट से रिलेटेड हैं रॉ मटेरियल्स, वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आ जाएगी। फंक्शनल स्ट्रक्चर उन ऑर्गेनाइजेशंस को सूट करता है जो हों लार्ज इन साइज और जो कि सिंगल प्रोडक्ट्स में डील करें, लाइक मारुति उद्योग कार्स में डील करता है, बाटा शूज़ में डील करता है, और ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़। ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस फंक्शनल स्ट्रक्चर को अडॉप्ट करते हैं और इसमें सक्सेसफुल होते हैं। अब करते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर के मेरिट्स। फर्स्ट आ जाता है फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, कि एक एम्प्लॉय जब एक डिपार्टमेंट में पुट कर दिया गया, उसे उस पर्टिकुलर फंक्शन से रिलेटेड जॉब असाइन कर दी गई, तो जब वो रिपीटेड बेसिस पे उसी जॉब को करेगा तो उससे क्या होगा कि वो फंक्शनली स्पेशलाइज्ड हो जाएगा, उस फंक्शन में वो एक्सपर्टीज गेन करेगा। सेकंड आता है बेटर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। जब एक डिपार्टमेंट में एक ही टाइप की एक्टिविटीज़ हो रही हैं, कि फाइनेंस डिपार्टमेंट में सिर्फ फाइनेंस से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तो उन्हें कंट्रोल करना और सुपरवाइज करना ईजी हो जाता है, जिससे एक पॉइंट इसका ये भी बन सकता है ईजी सुपरविजन। फिर थर्ड आता है हमारा एफिशिएंसी, यानी कि नो डुप्लीकेशन ऑफ वर्क, नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। वो क्यों गाइज? क्योंकि प्रॉपर स्ट्रक्चर में हमारा वर्क परफॉर्म हो रहा है, सबको अपनी जॉब पता है, जिससे कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी और रिसोर्सेज भी वेस्ट नहीं होंगे। फोर्थ पॉइंट आता है हमारा फैसिलिटेट्स ट्रेनिंग,
कि ट्रेनिंग करना ईजियर हो जाता है एम्प्लॉयज़ के लिए, बिकॉज उन्हें एक ही फंक्शन से रिलेटेड ट्रेनिंग दी जाएगी। फिफ्थ आता है प्रॉपर अटेंशन। गाइज हमारे सेपरेट फंक्शंस इजीली अटेंशन गेन कर पाएंगे बिकॉज हर डिपार्टमेंट का अपना एक अलग से हेड होगा। पर गाइज फंक्शनल स्ट्रक्चर के कुछ डीमेरिट्स भी हैं, जिनमें फर्स्ट आता है डी एम्फेसिस ऑन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, कि वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो होंगे वो सिर्फ अपने ही ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने की तरफ ध्यान देंगे, ना कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करेंगे। सेकंड आता है लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। सभी डिपार्टमेंट्स अपने ही डेवलपमेंट की तरफ ध्यान देंगे तो उससे कोऑर्डिनेशन तो गाइज होगा ही नहीं, क्योंकि सभी अपने ही डिपार्टमेंट को इम्प्रूव करना चाहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को तो कोई देख ही नहीं रहा। और थर्ड आता है हमारा इंटर डिपार्टमेंटल कन्फ्लिक्ट्स, कि अगर एक डिपार्टमेंट के इंटरेस्ट दूसरे डिपार्टमेंट को सूट ना करें तो उससे क्या होगा, कन्फ्लिक्ट्स होंगे। फॉर एग्जांपल कि अगर सेल्स डिपार्टमेंट कहता है कि क्रेडिट सेल्स कर सकते हैं हम, लेकिन ऑन द अदर हैंड एट द सेम टाइम जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है वो इससे एग्री नहीं करता, बिकॉज वो कहता है कि हमारे इंटरेस्ट के खिलाफ है ये, क्योंकि फाइनेंस इतना हमारे पास अवेलेबल नहीं होगा, तो सिर्फ कैश सेल्स ही हम करें, तो इससे क्या होगा गाइस, कन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। नेक्स्ट आता है इनफ्लेक्सिबिलिटी। फंक्शनल स्ट्रक्चर लीड्स टू इनफ्लेक्सिबिलिटी बिकॉज जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें सिर्फ और सिर्फ एक ही फंक्शन से रिलेटेड नॉलेज है, क्योंकि वो उसी फंक्शन से रिलेटेड जॉब कर रहे हैं। अगर फ्यूचर में वो किसी और फंक्शन से रिलेटेड जॉब करना चाहें तो वो उससे रिलेटेड जॉब नहीं कर पाएंगे। और फिफ्थ आता है डिफ़िकल्टी इन फिक्सिंग अकाउंटेबिलिटी, कि अगर हमारे गोल्स अचीव नहीं हो रहे तो हम किसको माने कि कौन जिम्मेदार है इसके लिए। फॉर एग्जांपल अगर हमारी सेल्स डिक्लाइन हो रही हैं तो इसका रीज़न क्या हो सकता है, क्या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने प्रोड्यूस नहीं किया, या मार्केटिंग मैनेजर ने अच्छे से रिसर्च नहीं की और मार्केटिंग नहीं हुई हमारे प्रोडक्ट की, तो बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना। अब नेक्स्ट आता है हमारा डिविजनल स्ट्रक्चर। इट कंप्राइजेज ऑफ सेपरेट बिजनेस यूनिट्स और डिविजन्स क्रिएटेड ऑन अ सर्टेन बेसिस, दैट इज प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड, कि एक ऑर्गेनाइजेशन में सोप प्रोड्यूस हो रहा है, कॉस्मेटिक्स प्रोड्यूस हो रही हैं, गारमेंट प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो प्रोडक्ट जो हमारा मैन्युफैक्चर हो रहा है उसके बेस पे हम डिपार्टमेंट क्रिएट कर दें कि सोप से रिलेटेड फाइनेंस, सेल्स, प्रोडक्शन, वो सब सोप डिपार्टमेंट के अंडर। फिर आता है नेक्स्ट हमारा सूटेबिलिटी ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर, कि किन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए सूटेबल है। लाइक वो ऑर्गेनाइजेशंस जो कि मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनाते हैं विद डिस्टिंक्टिव फीचर्स, कि उनके फीचर्स भी अलग हैं और वो एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। और एक ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट कर रहा है और ग्रोथ कर रहा है, एक्सपेंशन कर रहा है, और प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन रिक्वायरमेंट हो उन्हें, तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन लाइक हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, टाटा, आईटीसी इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। फिर आता है एडवांटेजेस और मेरिट्स ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर। फर्स्ट आता है प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन, कि एक डिविजनल हेड, फॉर एग्जांपल गारमेंट्स डिपार्टमेंट का जो हेड है वो सभी जॉब्स को अच्छे से ऑब्जर्व करता है और सारे टास्क परफॉर्म करता है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड। सो उससे क्या होगा कि प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन आएगी। सेकंड आता है ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी, कि ईच डिपार्टमेंट इज प्रॉफिट सेंटर्ड, कि सभी डिपार्टमेंट प्रॉफिट गेन करना चाहते हैं, और अगर बाय चांस कोई डिपार्टमेंट लॉसेज में चला जाए तो वो अकाउंटेबल है अपनी परफॉर्मेंस के लिए, तो हम अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर सकते हैं, ईजी हो जाता है इसमें। थर्ड आता है फ्लेक्सिबिलिटी एंड इनिशिएटिव। ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी है, कोई चेंजेस करना चाहें तो आप आराम से कर सकते हैं अपने डिपार्टमेंट में, क्योंकि सभी डिपार्टमेंट सेपरेट हैं, सभी इंडिपेंडेंट हैं, कोई भी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। फोर्थ आता है एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। अगर एक और प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना स्टार्ट करना है, हमने एक और डिपार्टमेंट को ऐड करना है, तो आराम से हम कर सकते हैं, ईजी टू ऐड है। फिफ्थ आता है फास्ट डिसीजन मेकिंग। किसी भी डिपार्टमेंट से रिलेटेड अगर हमने कोई भी डिसीजन करना है तो वो हम विदाउट एनी डिले ले सकते हैं, बिकॉज सभी डिपार्टमेंट्स आर वर्किंग एज अ सेपरेट यूनिट। और डिसएडवांटेजेस क्या होंगे डिविजनल स्ट्रक्चर के? फर्स्ट आता है डुप्लीकेशन ऑफ रिसोर्सेज। ये जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं इनमें कितने सारे फंक्शंस तो कॉमन आ जाते हैं, लेकिन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होने के वजह से सभी को रिसोर्सेज प्रोवाइड तो करने पड़ेंगे, तो
तो उससे क्या होगा, डुप्लीकेशन ऑफ रिसोर्सेज। लेकिन डुप्लीकेशन ऑफ रिसोर्सेज की वजह से एक्सपेंसिव हो जाएंगे ऑपरेशंस और कॉस्ट हमारी इंक्रीज हो जाएगी, जो कि हमारा सेकंड पॉइंट है। और थर्ड पॉइंट है हमारा कन्फ्लिक्ट्स। कोऑर्डिनेशन तो होगा ही नहीं, कन्फ्लिक्ट्स होंगे, बिकॉज सभी डिवीज़न जो हैं एक दूसरे से आगे निकलने के लिए एक दूसरे को लॉस में जाता देख कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं करेगा, और सभी एक दूसरे से आगे निकलना चाहते हैं। और कई रिसोर्सेज के लिए, एलोकेशंस ऑफ फंड के लिए कन्फ्लिक्ट्स भी होंगे। और हमारा लास्ट पॉइंट आता है ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट्स आर इग्नोर्ड, कि सभी डिपार्टमेंट्स अपने ही इंटरेस्ट को फुलफिल करेंगे, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को कोई भी अटेंशन पे नहीं करेगा। सभी अपने ही डिपार्टमेंट्स में प्रॉफिट अर्न करेंगे। तो ये थे गाइज हमारे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो आज हमने किया टॉपिक। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ आया होगा, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।